So hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will cover about the unit 3 periodic properties, important topics of BSc first semester. So let's begin with the first topic without wasting any time. एंड मैंने पहले ही आपको इस चीज़ को लिख के बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से MCQ बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. उसके बाद आता है टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है आपके. सबसे पहले है EFF मतलब एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. Modern periodic law states that the physical and chemical properties of elements are periodic function of atomic number. ये डेफिनेशन हो गई. ठीक है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं. उसके बाद आता है द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी. तो जो एलिमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर ग्रुप के, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो सिमिलर होता है, तो वो क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से या फिर जेड स्टार से. इसकी डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स. जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कोई भी एटम होता है उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन. तो हमारे एटम में काफ़ी सारी शेल्स होती हैं, तो उसकी जो इनर शेल्स होती है, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स. एंड ड्यू टू विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, मतलब हमारा एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है. अब जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज्ड है वो क्या करता है, स्क्रीन करता है इनर इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, द न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स. तो जब वो इनर इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो केवल न्यूक्लियर चार्ज का कुछ ही पार्ट एक्सपीरियंस कर पाते हैं. ज़्यादा पार्ट कौन एक्सपीरियंस करता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम डिनोट करते हैं ZeEFF से. तो अगर मैं इसको आपको एक लाइन में हिंदी में समझाऊं तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, और जिस फोर्स से खींचा जा रहा है वही क्या है, जेड इफेक्टिव है. या फिर ये कह सकते हो जो चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा, वही चार्ज क्या है, जेड इफेक्टिव है. तो अब होप आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन. तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव का, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका MCQ बेस्ड में आ सकता है निकालने के लिए. जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू Z माइनस S. ठीक है, जेड क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और S को आप ये वाले सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हो, जिसे क्या बोलेंगे, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट. तो अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का भी एक आपका फॉर्मूला होता है, न्यूक्लियर चार्ज ट्रू माइनस न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेरिमेंटल. सो शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो एक्सपीरियंस नहीं करते फुल न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से. ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है ट्रू न्यूक्लियर चार्ज का, मतलब जो एक्चुअल लगना चाहिए था, ठीक है, और जितना वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, मतलब कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जितना घट गया उसको हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे. तो यही क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है. तो मैंने आपको जेड इफेक्टिव के बारे में क्या बताया था, जो चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा, वही चार्ज क्या है, जेड इफेक्टिव है, यही बताया था. और स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या कह रहा है कि हम न्यूक्लियर चार्ज जो ट्रू होता है उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज हमारा एक्सपेरिमेंटल है. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस जो एक्सपीरियंस हो रहा है. तो इससे ये समझ आ रहा है कि स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट इतना कहता है कि हमारे न्यूक्लियस ने जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया और उसको खींचा, तो जिस फोर्स से वो खींच रहा है वो जेड इफेक्टिव है. ठीक है, लेकिन जितना फोर्स उस पर खींचने पर लगना चाहिए था उतना नहीं लग रहा है, इतना वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा. ठीक है, उससे कम कर रहा है. क्यों कर रहा है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है. तो यही आपकी डेफिनेशन में लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक यही आपकी डेफिनेशन में लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट एक्सपीरियंस द फुल न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक, वो पूरा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर रहा. तो मैंने इसे हिंदी में भी लिख रखा है, जिसको हिंदी में समझ आता है वो ये पढ़ लीजिएगा एक बार. ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से. बाकी मैं एक बार थोड़ा बता देती हूँ. ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये आपके इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, ये आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है. तो जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पर जो बीच में इलेक्ट्रॉन है अदर शेल में, तो वो उनके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा. तो जितना न्यूक्लियर चार्ज था एक्चुअल में, वो रिपल्शन की वजह से उतना नहीं रहेगा. सो आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं. अब आता है आपका स्लेटर रूल.
स्लेटर रूल क्या कहता है, इफ इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन रिसाइड्स इन sp सबशेल, मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है, अगर एक को आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन चेक करना होगा कि वो कौन से सबशेल में, s में है या p में है, ठीक है, और अगला केस होगा जिसमें d और f में होंगे, तो ये केस है जिसमें s और p में होंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन को आप चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो रिसाइड करेगा मतलब रहेगा, तो वो किस में रहेगा, एस और पी सब शेल में रहेगा। तो आपको क्या केस लगाना है, ये केस लगा के आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या कहता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल हायर द इलेक्ट्रॉन, अगर सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उस शेल में जो उस इलेक्ट्रॉन की सब शेल से क्या है, हायर है। सो ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल हायर द इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगी वैल्यू 0। उसके ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम शेल, तो उसमें कंट्रीब्यूट होगा 0.35 से मल्टीप्लाई होगा उस इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और फिर उसके बाद n-1 में 0.85 से, और डी पर मतलब उससे हाई शेल्स में किसकी होगी, 1 की मल्टीप्लाई होगी। बाकी मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा अगर नहीं समझ आ रहा है तो। जैसे छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना, Na ऑक्सीजन, तो इन सब के लिए है ये। तो विद द हेल्प ऑफ स्लेटर रूल वी कैन फाइंड द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। सो जैसे आपको इसमें बोला है कि आपको Z इफेक्टिव निकालना है 9th इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ऑफ CA का आप क्या लिखोगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आते तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। सो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। तो इसके लिए अब आप कैसे देखोगे, इसके लिए पहले आप 4 वाले के लिए देखोगे। आपका इलेक्ट्रॉन जो है 9th इलेक्ट्रॉन, वो तो यहाँ पर रिसाइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 + 2 4 और 4 + 6 10, तो 10 इसका मतलब 9 यहीं पे आएगा 9th इलेक्ट्रॉन। तो 9th इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो ये वाले n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे ये जो हायर्स हैं, यहाँ पर हम सबकी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो 2 × 0। यहाँ पर कितने हैं 3 वाली के लिए 8, तो 8 × 0। अब आप किसके लिए देखोगे, n वाली के लिए, मतलब 2 वाली के लिए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 + 2, क्योंकि 2 सब शेल है, मतलब कि n की वैल्यू 2 है। तो सेकंड वाली सब शेल में आपकी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 है, लेकिन आप एक सब्ट्रैक्ट कर देते हो 7, तो 7 की मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से। उसके बाद आप क्या करोगे, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लाई करोगे 0.85 से। ये पीछे वाले कंसेप्ट से है, मैंने आपको जो पीछे बताया था अभी। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी ये फिर सॉल्व कर लीजिए। सो Z इफेक्टिव का आपका फॉर्मूला होता है फिर Z - सिग्मा, और Z की वैल्यू आपकी क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, और सिग्मा क्या है 4.15, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। सो अब नेक्स्ट केस 2 के लिए क्या है, ये D और F सब शेल के लिए है। तो जैसे वहाँ पर हमारे किसके लिए था, S और P के लिए, या D और F के लिए होगा। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल हायर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें क्या होंगे, कंट्रीब्यूट 0, मतलब कि जिस शेल की आप बात कर रहे हो। जैसे वहाँ पे 9th इलेक्ट्रॉन की बात की थी, तो कौन से शेल की बात हुई थी, सेकंड सब शेल की बात हुई थी, ठीक है, सेकंड शेल की बात हुई थी। तो जब सेकंड शेल की बात हुई थी तो हमने फिर थर्ड फोर्थ शेल्स के लिए क्या ले लिया था, 0 से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही इसमें बोला है। फिर उसके बाद जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और जिस शेल में है, सेम शेल में है अगर, तो 0.35 से मल्टीप्लाई की थी हमने, ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट करके, एक इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करके। उसके बाद आपका आता है ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 एंड लोअर शेल, ठीक है, n-1 या उससे लोअर में आपका 1 होगा। वहाँ पर क्या था 0.85 से कर रहे थे n-1 में, फिर लोअर में 1 से। यहाँ पे इन दोनों ही केस में किससे होगी मल्टीप्लाई, 1 से होगी। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर आता है डाउट कोई तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा कराऊंगी तो फिर वीडियो लेंथी हो सकती है। देन उसके बाद हो जाएगा एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या कहता है, फॉर तो जो डिस्टेंस होगा आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इन द कॉन्फिग्रेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, उसी को क्या होगा एटॉमिक रेडियस। मतलब सो जो डिस्टेंस होगा आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इन द कॉन्फिग्रेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, उसी को आप एटॉमिक रेडियस कहोगे। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका क्या है 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और इसका अगर आप हाफ कर दोगे तो यही क्या होगी एटॉमिक रेडियस, तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, ठीक। ये इस पे फॉर्मूला है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² इफेक्टिव। Z इफेक्टिव मैंने आपको पीछे समझाया था, वही वाला। सो जो आपकी एटॉमिक रेडियस होती है वो मेनली 4 टाइप्स की होती है, कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक और वंडरवॉल। तो हम सबसे पहले देखेंगे कोवेलेंट रेडियस के बारे में। तो कोवेलेंट रेडियस भी सेम कहती है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 न्यूक्लियस के बीच का। उसके बाद ये क्या होगी, ये आपकी कोवेलेंट रेडियस होगी। कोवेलेंट बॉन्ड बोलोगे यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड को आप क्या कर दो, हाफ कर दो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी कोवेलेंट रेडियस। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप इसी में आता है ये कोवेलेंट रेडियस में। तो आपके 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो सेम एटम्स वाले लाइक Cl2H2 और एक डिफरेंट एटम्स लाइक HF, ठीक है। इनके लिए आप क्या करोगे, इस पूरे की डिस्टेंस लेके हाफ कर दोगे, और इस वाले के लिए क्या करोगे, हेटेरो एटॉमिक के लिए
हेटेरोएटॉमिक के लिए आप इसको R1 मानोगे, इसको R2, क्योंकि इसमें हमारा साइज़ डिफरेंस होता है, ठीक है। ये इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से साइज़ डिफरेंस होता है, तो ये R1 होगा, ये R2 होगा, इन दोनों को ऐड करके आप डिवाइड कर दोगे 2 से। ये पूरी कंप्लीट बॉन्ड लेंथ है, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड रेडियस हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका कोवेलेंट रेडियस। ये आपके रेडियस निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं। एटॉमिक रेडियस के लिए आपके 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, और फिर ये आपके आयनिक रेडियस के फॉर्मूला है, तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मेटेलिक रेडियस भी सेम होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेके आपको हाफ करना है, तो वो जाएगा आपका मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो ये 2 मेटल्स के बीच में अप्लाई होता है। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे आगे, ये, ठीक है। तो देखो आपका जो कोवेलेंट रेडियस होता है उसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेटेलिक रेडियस होता है उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, अलग अलग होते हैं। उसके बाद जो आपको वंडर वॉल रेडियस होता है उसमें क्या होता है, हल्का सा गैप होता है बीच में, ठीक है। तो ये जो आपकी मेटेलिक रेडियस होती है वो आपकी कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पर ओवरलैपिंग है, यहाँ पर नहीं है। एंड उसके बाद वंडर वॉल रेडियस जो होगी आपकी मेटेलिक से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि कौन सी रेडियस ज़्यादा होती है। उसके बाद आपकी आयनिक रेडियस आती है, तो इसमें भी क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन, तो इसे बोलेंगे कैटायन, इसे बोलेंगे एनायन। तो ये क्या होगी हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी कैटायनिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन या फिर कैटायनिक रेडियस। यहाँ तक क्या होगी, एनायनिक रेडियस, मतलब आयनिक रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। अब आपका कैटायन का साइज़ छोटा और एनायन का साइज़ बड़ा क्यों होता है, क्योंकि कैटायन क्या करता है, आयन आपका इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तब बनता है, ठीक है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, साइज़ छोटा हो जाता है। और एनायन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, अब जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसकी ग्राउंड स्टेट से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल। उसके बाद इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है, इसे लर्न करके जाइएगा। तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं न्यूट्रल गैसियस एटम से, तो जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसके साथ उसे हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं गैसियस मोनोवैलेंट आयन से, मतलब कि हमने पहले एक मेटल लिया, गैसियस मेटल एटम, उसमें से हमने क्या करा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल से दिया, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया IP1। अब जब इसमें दोगे आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा M2+, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो आपकी IP1 होती है वो लेस होती है IP2 से, मतलब IP2 क्या होती है, ग्रेटर होती है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो पढ़ लीजिएगा, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हायर होती है, क्यों होती है, उसका रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, वो नहीं चाहता रिमूव करना, ठीक है, फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। सिमिलरली अदर न्यूट्रल से आसानी से निकल जाता है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। उसके बाद इसलिए उसमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, इसलिए IP2 जो होता है ज़्यादा होता है IP1 से। उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले फैक्टर है आपका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के। तो जब आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज के क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, ये सब रीजंस लिखे हुए हैं। अगर मैं इतना कुछ बताऊंगी तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, बट इन केस आपको नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो अब आता है शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, तो इस हिसाब से आपको पता ही होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के। चलो मैं शील्डिंग इफेक्ट से आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इट इज़ ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर शेल। आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान होता है, जबकि इनर शेल से नहीं होता, क्योंकि इनर शेल से न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है टाइटली, तो वो एकदम से लूज़ नहीं कर पाते। लेकिन जो बाहर वाले होते हैं उनका जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस से वो कम होता है, इसलिए बाहर वालों को आसानी से निकाल सकते हैं देन इनर वालों को, ठीक है। तो इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है इसलिए प्रोपोर्शनल होता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल के। सेम ही रीज़न आपका पेनिट्रेशन का है कि SPDF में S सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ठीक है, फिर P, फिर D, फिर F। तो इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड होगा, वो कहाँ से होगा, S ऑर्बिटल से। उसमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पेनिट्रेशन के।
अब आता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि जिसके पास स्टेबिलिटी है वो क्यों चाहेगा अनस्टेबल होना, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी अगर उसे अनस्टेबल करना है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन लेना या देना है। तो अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, पीरियोडिसिटी ऑफ आईपी, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब पीरियड्स में क्या होता है कि पीरियड्स में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता रहता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अब ग्रुप में क्या होता है कि आपका रेडियस बढ़ता रहता है, एटॉमिक साइज बढ़ता रहता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन केस है आपका बोरोन और बेरिलियम का, उसके बाद सेकेंड आपका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। तो ये सारे मैंने रीज़न लिखे हुए हैं कि पीरियड्स में क्या होता है आपका बेरिलियम से ज़्यादा बोरोन का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरोन से, ठीक है। तो बोरोन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए पर बेरिलियम का ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको पेनिट्रेशन वाले रीज़न से समझाया था, इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ था, बट एक्चुअल फ्रॉम पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये होता इसलिए है कि यहाँ पर 1s2 यहाँ पे 2s2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2p है। तो p को निकालना आसान होता है लेकिन s को निकालना आसान नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम का ज़्यादा होता है और बोरोन का कम होता है। सेम आपका मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्शन, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स का ज़्यादा होता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स से। तो सेम रीज़न स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है ना, पीरियड्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो 16 वालों का ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसे ये पीरियड्स हैं, पीरियड्स में आपका बढ़ता जाना चाहिए, इसका मतलब n से ज़्यादा o का होना चाहिए लेकिन n का ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में एक्सेप्शन होता है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स का ज़्यादा होता है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स से। क्या ज़्यादा होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कुछ एप्लीकेशंस हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो कि केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिएक्टिव कम होगा और स्टेबल ज़्यादा होगा। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसमें आपके काफ़ी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये जो रूल मैंने आपको बताया ऊपर स्टेबिलिटी वाला, तो ये रूल केवल एप्लीकेबल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में आपका फ्लोरीन आता है, उसकी वैल्यू हाई होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, फिर भी वो क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है। तो मेटालिक करेक्टर, तो जो पीरियड्स होते हैं उन पीरियड्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज एंड टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ठीक है। आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है पीरियड्स में, ठीक है, तो जो टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी उसकी है। सो आप पीरियड्स में क्या करते हो, मेटल टू नॉन मेटल शिफ्ट करते हो, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है तो नॉन मेटल की तरफ जाते हो और आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है तो मेटल की तरफ जाते हो। अब आता है आपका फॉर द डिटर्मिनेशन। तो अब आपको ये चीज़ मैं पहले बता चुकी कि IP1 से ज़्यादा IP2 होता है। उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। तो व्हेन एन एलिमेंट हैज़ इट्स प्रॉपर्टी इट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो जिस एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी होती है वो किस में जाएगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन। उसके बाद आता है बेसिक करेक्टर। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा, और पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या हुआ था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या लिख रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम। न्यूट्रल गैसेस एटम में जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं एनायन बनाने के लिए, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल था वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, और जो ये आपका अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर विल बी द एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो इसको करके बताया हुआ है कि आपका Mg है और प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये गैशियस मेटल एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो M नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है। इसकी यूनिट भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो कैलोरी पर मोल, फिर ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है लेकिन सेकंड वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव और जीरो, बट द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव और एंडोथर्मिक, बिकॉज उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या करा जा रहा है, ज़बरदस्ती ऐड किया जा रहा है मोनोनेगेटिव आयन में, तो इसलिए क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस की क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्टेबिलिटी इन द सेंस आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो क्यों चाहेगा लेना या देना। उसके बाद आपका वेरिएशन आता है, तो अलॉन्ग द पीरियड क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घटेगी आपकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो ग्रुप में देखोगे अगर आप वेरिएशन तो रेडियस इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि रेडियस के क्या है, एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अब एक्सेप्शन पढ़ते हैं, जनरली पढ़ते हैं। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ई ए इंक्रीज, वाइल ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ई ए इंक्रीज, ई ए डिक्रीज, बट दीज आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो ई ए इंक्रीज होता है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ई ए डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, अब वो कैसे एक्सेप्शंस हैं मैं आपको बताती हूँ। तो जनरल रूल ये होता है कि ई ए जो होता है एफ के लिए वो हाई होना चाहिए देन सी एल, लेकिन रिवर्स ट्रेंड ऑब्टेन होता है कि हमें सी एल के लिए ज़्यादा मिलता है एफ से, ठीक है। इसका रीज़न आपको याद करने की इतनी खास नीड नहीं है, आपसे बस इतना ही पूछेगा कि इसका ज़्यादा है या इसका, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में इतना ही आ सकता है, ठीक है। बाकी फिर भी बता देते हैं ड्यू टू लोअर बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन आपका है कि जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की BE और MG के लिए वो ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो, स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नोबल गैसेस क्या होती है, ये भी स्टेबल होती है तो इनकी वैल्यूज़ भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जीरो होती है। सो अब इसका केमिकल बिहेवियर पढ़, अगर आपकी ई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर आप डिफरेंस निकालोगे IP और EA की वैल्यू का, ठीक है, तो रिलेटिव वैल्यू ऑफ IP एंड EA एलिमेंट डिसाइड द नेचर ऑफ बॉन्ड, तो वो क्या डिसाइड करेगा, आपके बॉन्ड का नेचर डिसाइड करेगा। तो ये क्या कहता है कि जो रिलेटिव वैल्यू है IP एंड EA की, मतलब कि जो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस होगा, अगर आप इसे निकालोगे तो अगर वो ज़्यादा आता है तो वो क्या होगा, आयनिक करेक्टर डिक्रीज होगा और कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा। ये बेसिकली बॉन्ड का नेचर एक्सप्लेन करता है। ओके, द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बाउंडेड एलिमेंट्स टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन की जाती है कि टेंडेंसी ऑफ बाउंडेड एलिमेंट्स की टेंडेंसी की वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब कि एक एलिमेंट होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे से, ठीक है, तो वो उसके बाउंडेड पेयर को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। एंड दिस पुल कॉज चार्ज सेपरेशन, और इस खींचने की वजह से क्या हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। लाइक HF है, F के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा हाईली नेगेटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा H के, तो ये क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और वो क्या हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, लाइक एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आपका Z इफेक्टिव कम होगा, ठीक है, और Z इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, ठीक है, क्योंकि Z इफेक्टिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो Z इफेक्टिव के लिए मैं आपको बताई चुकी, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रीजन लिखा हुआ है। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर इनर शेल्स के लिए, अगर इनर शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो शेल हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। उसके बाद आता है चार्ज ऑन द एटम। तो कैटायनिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और एनायनिक साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो कैटायन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेयर एज एनायन हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आपका sp3 है, sp2 है और sp है, ठीक है, तो इसमें कितना है 1 और 3, 4 हो जाएंगे, तो 1/4 इंटू 100 25%, इसमें 1/3 इंटू 100, क्योंकि 2 और 1 3, तो इतना परसेंट और ये इतना परसेंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इतना है, तो सबसे ज़्यादा sp का है, उससे कम sp2, उससे कम sp3। तो ये क्या लिखा है कि ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर भी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो s करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंक्रीज, ठीक है, तो s करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा आपका उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद पीरियोडिसिटी आती है। तो आपके पीरियड्स में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो किसकी वजह से बढ़ रही है, एटॉमिक साइज कम होने की वजह से। एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट पीरियड में। उसके बाद ग्रुप में बात करें तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप काई से डिनोट करते हैं। तो आप
आपके आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, तो उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी। तो HF आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HF का है 1.9, तो इसलिए HF क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। उसके बाद आता है आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो एलिमेंट्स विद लोअर वैल्यू ऑफ En आर मेटल्स, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो मेटल्स होते हैं, और जिनकी ज़्यादा होती है वो नॉन मेटल्स होते हैं। सो यहाँ पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।